नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा और हमारा आज का मुद्दा है गिरफ्तारी की तलवार। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुनी गुहार। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल पर ईडी की कार्रवाई के बाद संकट के बादल और गहरे हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट से राहत न मिलने और तल्ख टिप्पणी के बाद मामले को लेकर सियासी हलचलें तेज हैं। कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है और अब देखना होगा कि इस विवाद की आंच भूपेश बघेल तक कब पहुंचती है। इसी पर करेंगे चर्चा, उससे पहले देखिए स्पेशल रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल पर संकट के बादल घिरते ही जा रहे हैं। शराब घोटाला मामले में ईडी ने चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया था। अब इस मामले की आंच सीधे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक पहुंचने लगी है। सुप्रीम कोर्ट में भूपेश ने राहत की गुहार लगाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको हाई कोर्ट जाने की सलाह दी। साथ ही तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि सब केस एससी सुनेगा तो गरीब कहां जाएंगे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 50 और 63 को चुनौती देने के लिए अलग से याचिका दाखिल करने की छूट भी दी। कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने हमला बोलते हुए कहा कि अगर कोई गड़बड़ी नहीं की तो सुप्रीम कोर्ट क्यों भाग रहे हैं। चोर के दाढ़ी में तिनका वाला शब्द जो है कहावत ऐसे नहीं बनता है, वो चरितार्थ भी होते हैं। तो जब ये कोई गड़बड़ नहीं किए तो क्यों हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भाग रहे हैं। उनको सामना करना चाहिए। जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं और जहां गड़बड़ी हो रही है, अभी तक जितने भी जांच किए हैं वो सबूत सहित, चाहे कवासी लकमा जी का मामला हो या फिर और मामले हों। शराब घोटाले को लेकर ईडी और बाकी एजेंसियां लगातार जांच कर रही है। अब ये जांच बड़े नेताओं तक पहुंचती दिख रही है। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ने लगी है। सुप्रीम कोर्ट से राहत न मिलने के बाद कांग्रेस भी बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि ये सब एक षड्यंत्र का हिस्सा है। आप केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप बिना साक्ष्यों के, बिना पूछताछ के एक व्यक्ति को निरुद्ध करते हैं, जेल भेज देते हैं। तो उनके ये जो सुप्रीम कोर्ट जा रहा है उसमें आपकी इस प्रकार की टिप्पणी ये बताती है कि आपके अंदर में न्यायालय का भी सम्मान नहीं है। ये सत्ता के अतिवादी चरित्र का उदाहरण है। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि कांग्रेस सरकार के दौरान शराब घोटाला हुआ। सत्ता बदलने के बाद केंद्रीय एजेंसियों ने इस मामले की जांच तेज की। अब ये जांच भूपेश बघेल तक पहुंचती दिख रही है। हालांकि पूर्व सीएम भूपेश बघेल अदालत की शरण में जा चुके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको हाई कोर्ट जाने की सलाह दी है। अब देखना होगा कि ये जांच कब और कैसे भूपेश बघेल तक पहुंचेगी और उनका अगला कदम क्या होगा। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। तो देखिए, भूपेश बघेल की गिरफ्तारी पर तलवार लटकी हुई है और यही एक वजह रही कि आप देखिए जिस तरह से बीजेपी की ओर से तमाम बातें कही गई कि अगर कुछ किया नहीं है तो डर किस बात का है। रामविचार नेताम ने हाल ही में कहा कि चोर की दाढ़ी में तिनका। लेकिन बंसल न्यूज के भी कुछ सुलगते सवाल इस पूरे मामले पर बनते हैं। पहला सवाल तो यही, क्या सुप्रीम कोर्ट से राहत न मिलने के बाद भूपेश बघेल की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं? दूसरा बड़ा सवाल, भूपेश तक पहुंच रही जांच की आंच को कांग्रेस साजिश क्यों मान रही है? और तीसरा बड़ा सवाल, एजेंसियों की जांच के बाद भूपेश बघेल का अगला कदम क्या हो सकता है? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगी हमारी चर्चा। सबसे पहले मिलिए हमारे आज के मेहमानों से। बीजेपी प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती हमारे साथ इस चर्चा में रहेंगे। राजीव जी, स्वागत करती हूं आपका। कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवानी जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गंगवानी जी, स्वागत है आपका। राम अवतार तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तिवारी जी, आपका भी बहुत स्वागत करती हूं। और पहला सवाल यही कि अब आगे क्या होगा? भूपेश बघेल की आस को तो तिरस्कार मिल गया है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन जिस तरह से एक एक कर गिरफ्तारियां इस मामले में हुई है, अब अगला सवाल यही है कि भूपेश बघेल क्या करेंगे? शुभांगी जी, मुझसे प्रश्न आपका। राम अवतार तिवारी जी से है, वरिष्ठ पत्रकार से। देखिए, जो है ये कानूनी प्रक्रिया है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है जी। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने साजिश की आशंका के चलते या के आरोप या शंका में उन्होंने ये याचिका दायर की थी। तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि न्याय की गुहार लगाना। न्याय की गुहार लगाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट चले गए सीधे। सुप्रीम कोर्ट ने
कहा है कि सीधे आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, हाई कोर्ट जाइए। उन्होंने एक अच्छी टिप्पणी भी की है कि अगर प्रभावशाली लोग, बड़े लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे तो गरीब जो लोग हैं, सामान्य लोग हैं, जो दिल्ली तक पहुंच नहीं पाते, हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते, उनको न्याय की उम्मीद रहती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जल्दी से जल्दी उनका मामला निपटाएं और इस मामले की देखें करके एक तरह से संकेत उन्होंने दिया है जी। तो ये माना जाए कि कोर्ट में जो ये तो पहले से तय था, जैसा कुछ भी मामले में आप देखेंगे तो कोई भी मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। फिर भी एक लोकतंत्र में सबको अधिकार है, सबने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए वो एक याचिका लगाए, याचिका में जो फैसला आया, अब फैसले के बाद हाई कोर्ट में अब ये फिर से उन्होंने बाद में अपना केस वापस भी ले लिया। उसके आधार पर अब वो हाई कोर्ट में याचिका दायर करेंगे, हाई कोर्ट में अब उसमें सुनवाई होगी, फिर उनकी बात सुनी जाएगी, दोनों पक्ष की, ईडी की बात भी सुनी जाएगी और भूपेश बघेल की बात भी सुनी जाएगी, सारे तथ्य रखे जाएंगे, उसके बाद फैसला होगा। अब एक बात जो आ सकता है ये कि अब अगर ईडी को कार्रवाई करना होगा तो ईडी कार्रवाई कर सकती है इस दौरान, जब तक उसको अभी तो कोई राहत नहीं मिली, तो जब तक हाई कोर्ट से कुछ ऑर्डर नहीं आ जाता, हाई कोर्ट से कोई संदेश नहीं आ जाता या कोई स्ट्रक्चर पारित नहीं हो जाता, तब से पहले तक वो कितने दिन में होगा, कितना समय लगेगा, ये तय नहीं रहता। उसके पहले अब ईडी कार्रवाई कर सकती है, एक जो पहले से बिल्कुल तिवारी जी, आपने सही कहा, ईडी की कार्रवाई चूंकि अभी भी जारी ही है इस मामले में और आगे भी ईडी कार्रवाई कर सकती है, वो निरंतर एक प्रोसेस है जो चल रहा है, क्योंकि जांच एजेंसियां लगातार इससे एक शराब घोटाले की हम सिर्फ बात ना करें तो कई ऐसे अन्य घोटाले हैं जिसमें कहीं ना कहीं भूपेश बघेल को आरोपी के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन गंगवानी जी, सवाल ये भी है कि जब भी जांच एजेंसियां जांच करती हैं या कोई एक्शन लिया जाता है तो आप यही कहते हैं कि दुरुपयोग हो रहा है एजेंसियों का, बीजेपी गलत करवा रही है हमारे साथ, जो जांचें हो रही हैं वो किसी आधार पर हो रही हैं, लेकिन आप हमेशा यही कहते हैं कि ये तो दुरुपयोग है एजेंसियों का। ऐसा क्यों कहते हैं? शिवांगी जी, एक दो प्रश्न तो जोड़ लीजिएगा, अगला 2 मिनट मुझे दीजिएगा, प्रश्न तो जोड़ लीजिए प्लीज। देखिए शिवांगी जी, बिंदुवार बात करो। माननीय सुप्रीम कोर्ट की हम चर्चा कर रहे हैं, इसी शराब घोटाले के मामले में मुश्किल से 10 से 15 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला जारी किया कि राजनीतिक लड़ाइयां चुनाव में लड़ी जानी चाहिए और जांच एजेंसियों के जरिए नहीं। आप अपना काम करें, राजनीतिकों को राजनीति करने दें। दूसरा महत्वपूर्ण मैं कोट और करना चाहूंगा, तमिलनाडु स्टेट कॉर्पोरेशन के मामले में जब ईडी शराब घोटाले की जांच का प्रयास करती है तो स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट, जो कानून और संविधान का सबसे बड़ा रक्षक है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा ईडी सारी हदें पार कर रहा है, संविधान के संघीय ढांचे पर ईडी जो है सीधा प्रहार करने का दुष्प्रयास कर रहा है। तीसरा महत्वपूर्ण उन्होंने और भी कहा था, ईडी अपनी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए, टारगेटेड कार्रवाई न करे, बिना पर्याप्त सबूतों के लोगों को सलाखों के पीछे न ढकेले। ये तीनों स्टेटमेंट जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। और लगातार देखिए जो दुष्प्रयास किया जा रहा है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, किसी व्यक्ति के ऊपर अगर असंवैधानिक कार्रवाई होगी, उसकी असंवैधानिक गिरफ्तारी होगी, उसके खिलाफ संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा साजिश और षड्यंत्र किया जाएगा। एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि व्यक्ति उसके खिलाफ न्यायालय में जाके याचिका दायर करेगा। पर मेरा सवाल तो गंगवानी जी यही है कि आपको ये जितनी भी जांचें हो रही हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, वो असंवैधानिक क्यों लग रही है? मेरा सवाल ही यही है। हाँ, मैं उसी पर देखिए, अगर मैं अभी पहले चैतन्य बघेल जी की बात करूं, ये मामला है 10 मार्च 2022 शिवांगी जी, 40 महीने हो चुके हैं। ईडी लगातार 2,500 करोड़ के घोटाले की बात करती है, आज 150 करोड़ तक की कैश नहीं मिलती। पहली बात, माननीय चैतन्य बघेल जी को 40 महीने में ना आपको सूचना देते हैं, ना उसको समन दिया गया, सीधा जो है टारगेटेड रूप से उनके जन्मदिन के दिन राजनीतिक शुचिता के विपरीत जो है यह सुर्खियां बटोरने के लिए टारगेटेड कार्रवाई की जा रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, पप्पू बंसल जिसके बयान के आधार पर चैतन्य बघेल जी की गिरफ्तारी की गई है, वो पप्पू बंसल स्वयं ईडी के लिए, एओडब्ल्यू के लिए वांटेड अपराधी है, जिसके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट है। आप उसकी गिरफ्तारी नहीं करते, लेकिन उसके बयान के आधार पर टारगेटेड रूप से, द्वेषपूर्ण ढंग से, सिलेक्टिव पॉलिटिक्स के चलते आप चैतन्य बघेल जी पे कार्रवाई कर रहे हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं, लगातार जो नेता है, चाहे एकनाथ शिंदे हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, या जितने जो नोबल वो है, इतने बड़े बड़े नेता हैं, सारे नेताओं के खिलाफ ईडी कार्रवाई करती है। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं,
चिंतामणि महाराज, शिशुपाल सोरी, लगातार ईडी इनके ऊपर आरोप लगाती रही कि करोड़ों रुपए का घोटाला किया। माननीय अजीत पवार के लिए माननीय मोदी जी लोकसभा चुनाव में कहते हैं ये 70 जगह को घोटाला किए हैं, ये सलाखों के पीछे चलिए ठीक है। अब आज वही अजीत पवार जो है उप मुख्यमंत्री की शपथ लेके महाराष्ट्र में सुनिए तो गंगवानी जी, फिर अब बहुत सारे सवाल पाइल अप हो जाएंगे, तो फिर मुझे एक बार फिर उनको दोहराना पड़ेगा। राजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे पहले जवाब हम ले लेते हैं, फिर आगे आप सवाल करिएगा। जी राजीव जी। शुभांगी जी, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, क्योंकि इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित रूप से, जो अजय जी कह रहे हैं, कि टिप्पणियां की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जो संज्ञान है कि यहाँ पर 2518 करोड़ रुपए के जो राजस्व का घोटाला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान है कि किस प्रकार से कोयल का घोटाला हुआ और किस प्रकार से इसी प्रकार के घोटाले से सांसदों को खरीदा जाता था। जब इसके पहले जब कांग्रेस की सरकारें अल्पमत में आ जाती थी, ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, उन्हें भी पता है कि ईडी ने जो साक्ष्य प्रस्तुत किए थे, उसमें किसी राज्य के अगर कोई इंसान 100 रुपये भी घोटाला करता है तो उसके ऊपर चार्जशीट होता है, 420 लगता है। तो जो राज्य की जो कोल घोटाला, जो घोटाला हुआ, जो लीकर घोटाला हुआ, जो तमाम घोटाले में, उसको ईडी के द्वारा ही नहीं, अन्य माध्यमों से भी सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान है। अब हाई कोर्ट के ऊपर लाया गया है, तो हाई कोर्ट निश्चित रूप से इसको जांच करेगी। और जो कांग्रेस पार्टी शोर मचा रही थी कि ये राजनीतिक विद्वेष का मामला है, देखिए AR अंतुले जो महाराष्ट्र में जो सीमेंट घोटाला किया था, लालू यादव जी ने जो घोटाला किया था बिहार में, जो घोटाला जगन्नाथ मिश्र ने किया था, तो ये सारे घोटालेबाजों को कहीं न कहीं पे आरोपी बनाया गया, उनका राजनीतिक कैरियर खत्म हो गया है और वो घोटाले साबित हुए हैं। वहां पर भी उस समय भी कोई राजनीतिक विद्वेष नहीं था, आज भी कोई राजनीतिक विद्वेष नहीं है। जहां आग है वहां धुआं होता है और वो धुएं को देखकर जांच एजेंसियां पहुंच जाती है, और पहुंचने के बाद जांच की जब आंच आती है तो उस पर कहा जाता है कि भाई मैं तो राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, मेरे ऊपर विद्वेष रखा गया है। तो साजिशें और राजनीतिक विद्वेष कभी नहीं होती है जब अब कांग्रेस के तमाम लीडरान हैं, उन लेकिन चक्रवर्ती जी, एक सवाल मेरा, ये आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा। जी, एक सवाल मेरा ये बनता है कि कांग्रेस तो लगातार ये बात कह रही है कि जांच एजेंसियां पीछे पड़ी हुई हैं, आप सभी पीछे पड़े हुए हैं भूपेश बघेल के, लेकिन फिर सवाल यही होता है कि आप भूपेश बघेल के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? ऐसी क्या वजह है? वजह थी कि 2600 करोड़ रुपए जो आमदनी आनी चाहिए थी, जो शराब घोटाला हुआ था, जो संभावित राजस्व था, वो राजस्व मिल नहीं रहा था। और आम लोगों में चर्चा थी कि यहाँ पर जो, हालांकि कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हम शराबबंदी करेंगे, अब उस बात पर नहीं आते हैं। तो शराबबंदी के नाम पर जब शराब के अलग अलग काउंटर खोले गए, उस काउंटर में बिना जो लीकर एजेंसियों के सील ठप्पा के जो पैसे लगातार आ रहे थे, जो पैसे, जो शराब बिक्री का जो पैसा, जो मॉड्यूल उन्होंने बनाया था, उस मॉड्यूल के तहत जो हर वर्ष जो आमदनी होनी चाहिए थी, वो आमदनी नहीं हो रही थी। वो साफ सुथरे परिणाम जब ईडी ने चार्जशीट किया, जब रेड किया, तो सारी बातें सामने आई। तमाम कर्मचारी उन्होंने बताया कि ये मध्य विकास निगम के साथ जो शराब डायरेक्ट कारखानों से रिटेल काउंटर तक जा रहा था, जो FL10 की शर्तों के खिलाफ थी, जो तमाम जो शर्तें बनाई गई थी, तो उसमें जो राजस्व की डकैती हुई, तो वो जब साजिशें जो हुई, जो घपला हुआ, जो भ्रष्टाचार हुआ, उसके बाद जांच को आंच किया। तो जब जांच की गई तो जांच में ये दिखा गया कि किस प्रकार से जो हमारे पुराने जो आबकारी मंत्री थे, उनके साथ पूर्व मंत्री जी, उनके पुत्र से लेकर और राजीव जी, अभी जब आप बता रहे थे, हमने भी इस घोटाले को अगर समझने की कोशिश की। जी राजीव जी, राजीव जी, मैं वही बताना चाह रही थी, जो ये घोटाला, शराब घोटाला, अगर हम इसकी बात करें तो 3 कैटेगरीज में इसे बांटा गया इस घोटाले को। और जो बात हो रही है, आप देखिए, आबकारी अधिकारी हो, तत्कालीन भूपेश सरकार हो, या फिर डिस्टिलरीज जिनकी बात हो रही है, जो शराब कारोबारी हैं, उनकी बात हो, या फिर और भी लोग जो इससे जुड़े हुए थे, एक एक किरदार के खुलासे होते गए। जांच की आंच भी उन पर आई, कुछ ऐसी भी बातें सामने आई जो पहले नहीं पता थी। जैसे कि हमने देखा कि कुछ डिजिटल साक्ष्य मिले जिसमें बताया गया कि कैसे पैसों को
ब्लैक मनी बताया गया, फिर उन्हें व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया गया। घोटाला बहुत बड़ा है और सिर्फ एक घोटाला नहीं है, जैसा कि आप कह रहे थे, कई जांच एजेंसियां लगी हुई हैं। 3 घोटाले मुख्य रूप से जिनकी बात होती है, शराब, कोयला और महादेव सट्टा। लेकिन गंगवानी जी से अब मैं इसका जवाब लूंगी। गंगवानी जी, बात यह होती है कि जो भी कार्रवाई हो रही है, सामने हो रही है, आधार बताए जा रहे हैं कि किस तरह से चैतन्य बघेल का नाम सामने आता है। क्योंकि आप देखिए 5 महीने पहले भूपेश बघेल के घर पे छापा भी पड़ा था, उस दौरान तो कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तो हो सकता है कुछ ऐसे डिजिटल साक्ष्य जो खुद भूपेश बघेल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में माना था हमारे घर से ले गए, उसमें कुछ ऐसी गड़बड़ी पाई गई हो। गंगवानी जी, 2 चीजें बहुत स्पष्ट खुद आपके चैनल पे। पिछले बार भूपेश जी का जन्मदिन था, उस समय छापा मारा गया, मात्र 33 लाख रुपए उनके पास कैश मिला। वो एक 180 एकड़ उनके किसान है, जो एक सामान्य रकम थी, पूरा डिटेल उनके द्वारा ईडी को दिया गया कि रकम कैसे आई। ये लगातार जो मैं आपको बोल रही कि साक्ष्य मिले, मैं तो पूछना चाहता हूँ, 1 साल पहले भी भूपेश जी बघेल जी का छापे मारे गए थे, अगर कोई डिजिटल साक्ष्य मिला, कोई सबूत मिला, कोई तथ्य मिला, ईडी आज 1 साल से ज्यादा का सार्वजनिक क्यों नहीं करी है। दूसरी महत्वपूर्ण, मैंने स्पष्ट रूप से कहा 10 मार्च 2022, 40 महीने हो चुके हैं, ईडी को अगर साक्ष्य तथ्य मिल रहे हैं तो फाइनल चार्जशीट पुटअप क्यों नहीं की जा रही है? क्योंकि अभी जांच चल रही है ना गंगवानी जी, घोटाला बड़ा है। 40 महीने मैं कंप्लीट करूं शुभंगी जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत लंबा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, एक संवैधानिक संस्था को क्या 3.5 साल लगेंगे किसी मामले की तह तक पहुंचने में, तथ्यों को सार्वजनिक करने में? दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आपने स्पष्ट रूप से कहा कि आप आरोप क्यों लगाते हैं। अगर ईडी सचमुच पारदर्शी कार्रवाई करना चाहती है तो 2012 से 2017 तत्कालीन रमन सरकार के समय बिना मापदंडों के पालन के IMFL, इंडियन मीट फॉर लिकर का लाइसेंस दिया गया। 12-13 में 50, 14 से 17 60%, 4,400 करोड़ का घोटाला किया। ईडी क्यों जांच नहीं करती? अगर वर्तमान शायद सरकार की बात करूं, FL10 के 10, FL10 के 12, कुल मिला के 22। गंगवानी जी, एक बात और कहूंगी, उसके बाद फिर मैं राम अवतार जी के पास जाऊंगी। शिवांगी जी, मेरा निवेदन है, आप चलिए गंगवानी जी, ठीक है, 30 सेकंड, उसके बाद फिर आप देखिए ना, समय की भी कमी है जी, बस आखिरी के 30 सेकंड ले रहा हूं। जी जी, शायद सरकार ने, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूं कि FL10 के 10, FL10 के 12, कुल 22 लाइसेंस कैश लेकर कमीशन को भ्रष्टाचार के चलते सीधे शराब निर्माताओं से खरीदी कर रहे हैं, लेकिन ईडी कोई कार्रवाई नहीं करता। आज देखिए, भारतमाला परियोजना केंद्र सरकार की योजना है, इन्हीं के पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक, अन्य नेताओं का नाम शामिल है, ईडी कोई कार्रवाई नहीं करता। CDMSE में चलती जांच में स्वास्थ्य मंत्री मोक्षित कॉर्पोरेशन को करोड़ों रुपए का भुगतान करे, ईडी कोई जांच नहीं करता। आखिरी महत्वपूर्ण बात, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल कहता है कि 25 लोगों पर ईडी कार्रवाई करते हैं, जिसमें 22 लोग भाजपा में शामिल हो जाते हैं, ईडी आईडी की कार्रवाई समाप्त हो जाती है। तो मैं स्पष्ट पूछना चाहता हूं, ये टारगेटेड, ये द्वेषपूर्ण, ये सिलेक्टिव पॉलिटिक्स क्यों? अगर आपको शराब घोटाले की जांच करके, आखिरी महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, आपने डिस्टिलरी की बात की, नकली होलोग्राम का दावा लग रहा है, जो गुजरात महाराष्ट्र में शराब की फैक्ट्रियां हैं जहां होलोग्राम की बात की जा रही है, या राजीव जी से पूछ लीजिए, क्या किसी एक भी डिस्टिलरी में, किसी फैक्ट्री में छापा मारा गया? आप शायद जो है वो कहीं ना कहीं सजा। गंगवानी जी, आप देखिए 30 सेकंड हो गए हैं, 30 सेकंड से ज्यादा ही हो गए। मेरा बस ये कहना था, हम बात कर रहे हैं, अगर हम रमन सरकार की फिर बात करते हैं तो आपकी बीच में फिर भूपेश सरकार आई, उस दौरान फिर आपने इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया? अगर रमन सरकार के टाइम भी घोटाले हुए थे, एक महत्वपूर्ण बात यह भी बनती है, उस दौरान आप लोगों ने इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया? और अगर साइज सरकार में घोटाले हो रहे हैं तो अभी आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? आप फिर कोर्ट के पास जाइए और वहां पर ये पहुंचाइए ये सारी बातें जो आप बोल रहे हैं। शिवांगी 10 सेकंड ले रहा हूं आपके जवाब का। धर्मलाल कौशिक, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, 36 लड़कों का नाम घोटाला हो, झीरम की जांच हो, उसके खिलाफ SIT का गठन किया गया कि जांच की जाएगी, लेकिन जो धर्मलाल कौशिक है, नेता प्रतिपक्ष, वो हाईकोर्ट में जाके याचिका लगाते हैं कि नान घोटाले की जांच को रोका जाए, झीरम के साजिश और षड्यंत्र को रोका जाए। मैं तो पूछना चाहता हूँ राजीव चक्रवर्ती जी से, फिर झीरम का जिन हमसे बोलते हैं, फिर आ गया है। गंगवानी जी 10 सेकंड हो गए, चक्रवर्ती जी जवाब दीजिए। जी देखिए, झीरम की मामले हो या कुछ भी मामले हो, आपने जो प्रश्न पूछा अजय जी ने सही जवाब नहीं दिया। अगर आपको लगता था कि डॉक्टर रमन सिंह के समय कोई आबकारी में गलतियां हुई थी, आपकी सरकार थी, जांच कर लेते, आपके पास तो SIT भी थी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन
ब्यूरो था, तमाम आपकी एजेंसियां थी, राजीव जी, आप लोगों ने आप ही कुछ के नहीं किया नेता क्योंकि कोई प्रतिपक्ष साक्ष्य नहीं SIT की जांच को है। आपके बाधित करने जितने के भी लिए आरोप थे हाईकोर्ट में दुर्भावनापूर्ण याचिका थे, लगाते उसके हैं। पीछे मैं तो केवल पूछना कागजी चाहता और हूं मुजावानी कि आखिर नेता थी, प्रतिपक्ष लेकिन किसको तथ्य बचाना हमारे चाहते पास हैं? है कि इस आपकी शादी को सरकार शर्म ने के खिलाफ कौन छत्तीसगढ़ के था? राजस्व को आज लूटा, छत्तीसगढ़ नाम घोटाले में खसोटा, कौन उसकी शामिल था? डकैती की, इसकी उस जांच को डकैती की रोकने के भरपाई लिए कौन करेगा? क्यों धर्मलाल ये कौशिक सवाल हाईकोर्ट उठता है जाके और बताइए। जनता ये तो जनार्दन ने दिखता आपको है हटा दिया। कि अपनी सरकार अपने नेताओं को बचाने के लिए जब आप जनता की अदालत से हार गए हैं, अब न्यायालय की अदालत में, अब सच की अदालत में है, और सच की अदालत में सच का सामना करना पड़ेगा। सच का सामना करने के लिए आपको साक्ष्य देना पड़ेगा। आपके पास कोई साक्ष्य नहीं है, इतिहास गवाह है और वर्तमान इस चीज का ये कहता है कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, उसका कोई जवाब कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है, कोई जवाब इनके लीडरशिप के पास नहीं है। जनता ने हिसाब मांगा, जनता ने इनको अलग कर दिया राजभवन से, अब ये कोर्ट की शरण में है। अब कोर्ट के ऊपर मेहरबानी करके कुछ अनर्गल टिप्पणी मत करिए कि ये कोर्ट को भी इन्होंने ले लिया है। आपने तो संसाधन की बातें कही थी कई दिन, और खुद ही कहते हैं कि हमें कोर्ट के ऊपर राजीव जी, भरोसा आपका है। ही तो सुप्रीम कृपया कोर्ट ईडी कोर्ट के के लिए ऊपर पर उससे भरोसा कमेंट रखिए। कर रहा है कि टारगेटेड कार्रवाई कर रहे हैं, द्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रहे हाँ, हैं। तो अभी भी सारी सुप्रीम कोर्ट ने हदें मना पार कर दिया ना रहे हैं। अजय गंगवानी जी, जी, अब फिर से सुप्रीम आपने कोर्ट ने मना सुप्रीम कर कोर्ट दिया को भी कि राजीव साक्ष्य जी का कह सुनने दिया। के लिए नहीं है। गंगवानी जी, अब नहीं, हाई मैंने कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट को जाइए, कुछ नहीं कहा मैंने। आप हाई कोर्ट में मैंने जाइए, सुप्रीम कोर्ट की साक्ष्य कमेंट की प्रस्तुत बात करिए, नहीं की। और याद रखिएगा मेरे शब्दों को जगन्नाथ गोल-मोल मिश्र मत को, करिए, याद आपने रखिएगा मेरे लालू यादव वरिष्ठ को, पत्रकार शुभांगी याद जी। रखिएगा मैंने गोल मोल नहीं ATR करा। अंतुले को, गंगवानी जी, 2 मिनट इस चक्रवर्ती जी। तमाम लोगों को याद रखिएगा जिनके ऊपर सुप्रीम चार्जशीट हुई, जिनकी संवैधानिक राजनीति खत्म संस्थाओं हो पे गई। प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। भ्रष्टाचार मैंने इस करने बात के बाद भी की अडिग कि रहना, कि सारी आरोप हदें लगाना पार कि मुझे कर रहा है। फंसाया गया है, ये ऐसा चुनाव नहीं की होता प्रक्रिया को है। प्रभावित कर रहा जनता है। का पैसा, और इसी के सरकार ऊपर का रुक गया राजस्व सुप्रीम सबसे कोर्ट। अहम होता है। उसकी रक्षा करने के लिए अदालत है, और अदालत के पास साक्ष्य उपलब्ध है कि ये घोटाला हुआ था। चलिए ठीक है, राम अवतार जी, जिस तरह से चर्चा हो रही है आप तो सुन ही रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप फिर से शुरू हो जाता है। मुझे लगता है जो सरकार में होता है, जो भी राजनीतिक दल, वो हमेशा आरोप सहता है और विपक्ष हमेशा ये कहता है कि ये जांच एजेंसियों का दुरुपयोग है। लेकिन जिस तरह से अब 14 दिनों की रिमांड बढ़ा दी गई है चैतन्य बघेल की, तिवारी जी जरा बताने की कोशिश करिएगा कि आने वाले वक्त में अब इस केस में और क्या कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि विपक्ष लगातार कह रहा है कि ये सब कुछ गलत है, सब असंवैधानिक है, सब गलत हो रहा है। किसी की भी गिरफ्तारी हुई हो, कवासी लखमा की हुई हो, आबकारी अधिकारियों की हुई हो, भूपेश बघेल के करीबियों की हो, अब उनके बेटे की, और अगर भविष्य में कभी अगर ऐसा होता है कि भूपेश बघेल की गिरफ्तारी होगी तो भी कुछ ऐसा ही रुख विपक्ष अपनाएगा। क्या समझा जाए, अब आगे क्या होने वाला है? ये लग रहा है कि जांच एजेंसियों की जो शिकंजा है वो कसेगा। आगामी दिनों और कुछ कार्रवाइयां हो सकती है और बड़े मामले खुलासे हो सकते हैं, बड़े लोगों पर गिरफ्तारी हो सकती है। जो जांच एजेंसी की जो कार्रवाई है वो अब चलती रहेगी। जो रुकने का संभावना था वो अब खत्म हो गया, तो जांच हो सकती है, कई खुलासे हो सकते हैं। एक ये बात आ रही है। दूसरी बात यह है कि जो मलेगांव वाले का जो फैसला आया, कोर्ट से फैसला आया, उसके बाद जो है और कई फैसलों बाद सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के मामले में, कर्नाटक के मामले में जिस अनुसार से टिप्पणियां की है जांच एजेंसियों पर, कि जांच एजेंसियों के जो निष्कर्ष हैं, रिजल्ट हैं, वो और लोकसभा में जो सवाल किए गए थे उसका जवाब जो आया है, उस सब से ये निष्कर्ष निकल रहा है कि हाई प्रोफाइल मामले पर और तरीके अलग अलग मामलों पर जांच पड़ताल होती है, उसमें मीडिया ट्रायल होता है, कई खुलासे होते हैं जी, कई 100 पन्ने के चालान प्रस्तुत किए जाते हैं, उसके बावजूद भी आरोपी बच निकलते हैं, जो सजा नहीं होती है। ये एक बात इस समय बहस का विषय देश भर में छिड़ा हुआ है, चाहे आप प्रिंट मीडिया में देखिए, चाहे अलग अलग पेजों में देखिए, एक विमर्श हो रहा है कि कार्रवाइयां तो हो रही है, कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ अंकुश लगनी चाहिए, आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगनी चाहिए, देश विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगनी चाहिए, और बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, बड़े बड़े पूरा एक नेटवर्क है, सरकार ने काम कर रही है सरकार के निर्देश पर। मगर जब वो लंबी बहस होती है, जांच पड़ताल होते हैं, तो पता लगता है आरोपी बच निकलते हैं। तो इतने साल जो एक मीडिया ट्रायल या इतने साल की जांच पड़ताल होती है, इसके कारण भी एक सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे में ठोस कार्रवाई होना चाहिए।
तो जो यानी भ्रष्टाचारी तिवारी जो जी भी आप हैं, यही कहना चाह रहे हैं कि वो ठोस कार्रवाई जब इस तक बार सजा होनी नहीं चाहिए। पाएंगे, तब जी। तक इस तरह के भ्रष्टाचार की गतिविधियां बिल्कुल सही चलती कहा रहेंगी। आपने। भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है छत्तीसगढ़ में, तो निश्चित तौर पर कार्रवाई भी कुछ ऐसी होनी चाहिए जो नजीर बने। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए। इसी के साथ आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।